जय हिंद बच्चों, DLWS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, ये टॉपिक क्लास 12th हो या 11th हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो पहला चैप्टर हम लोगों का है 11th एंड 12th दोनों का, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का ये बेसिक क्लास है, तो हम इस वीडियो में केवल बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे और उसके बेसिक्स क्या क्या हैं, कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, जीरो टू हीरो हम लोग बनने वाले हैं इस वीडियो से। तो अगर आपको संबंध और फलन या क्लास 11th और 12th में आपको कुछ नहीं आता है, आप अभी बिगिनर हैं, नए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ हम चीज़ों को ध्यान देते हैं। देखिए, आप 11th में हैं या 12th में हैं, दोनों में संबंध और फलन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप 12th में हैं तो इसमें संबंध और फलन, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको वहाँ से सिलेबस से कट कर दी गई हैं। जैसे वहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना है कि संबंध और फलन क्या है, वहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि इनके प्रकार क्या क्या हैं, इनके प्रयोग क्या क्या है। लेकिन अगर आपको चैप्टर शुरू से पढ़ना है, सही से समझना है, तो आप दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में पहले समझेंगे संबंध क्या है, फिर उसके बाद संबंध के प्रकार क्या हैं, उससे जुड़ी चीज़ें जो भी हैं हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो पहले हम लोगों की जो टॉपिक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि संबंध किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो संबंध है, यहाँ पर जिन संबंधों की बात हो रही है, ये बेसिकली संख्याओं के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संबंध किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो देखो, संबंध की डिफिनीशन होती है कि संख्याओं के वेल डिफाइंड संग्रह को हम लोग संबंध कहते हैं या रिलेशन कहते हैं। जैसे या फिर ऐसे कह सकते हैं कि संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग संबंध कहते हैं, ठीक है। और ये संबंध प्रदर्शित कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में समझना है। तो आप लोग अगर 11th एंड 12th में हैं तो सेट के बारे में आप लोग जानते हैं, समुच्चय के बारे में जानते हैं। समुच्चय जो है, ये संबंध और फलन जो है समुच्चय के बीच, दो समुच्चयों के बीच प्रदर्शित किए जाते हैं। या चलिए यहाँ पर मैं एक समुच्चय ले लेता हूँ, जैसे एक सेट में ले लेता हूँ A, ठीक है। इसमें कुछ मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 2, 3 एंड 4 एंड अदर कोई मैं एलिमेंट कहीं से उठा लेता हूँ 8, ठीक है। इसमें कुल 5 एलिमेंट हैं। यहाँ पर जो मैंने सेट लिया है, इसमें कुछ कुल 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं। अब इसी प्रकार मैं एक और संबंध लूँगा, एक और समुच्चय लूँगा, समुच्चय B, ठीक है। समुच्चय B को मैं ले रहा हूँ। इनके एलिमेंट भी मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर मैंने दो समुच्चय लिया है A एंड B, ठीक है। अब इनमें किस तरह से संबंध को प्रदर्शित किया जाएगा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए ये आइडिया बेहतर होगा। कुछ इस तरह से, ये सेट A है और ये सेट B है। इनके एलिमेंट्स में लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 8। इसी तरह से इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इनके बीच हमें एक रिलेशन दर्शाना है, संबंध दर्शाना है, ठीक है। रिलेशन R प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 का जो संबंध है, 1 का संबंध 2 के साथ है, ठीक है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। कुछ इस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पर संबंध दिया गया है A और B के बीच, ठीक है। A और B के बीच जो संबंध है, यहाँ पर कुछ इस तरह से देखा गया है कि 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 4 का 5 के साथ। कुछ इस तरह से संबंध को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो अब इस संबंध को कैसे लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R सच दैट, डबल डॉट का मतलब होता है सच दैट, R सच दैट A to B, R सच दैट A to B। इसका मतलब ये होता है कि संबंध R है A से B में, संबंध R है A से B में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब रिलेशन को लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे R इक्वल टू, यहाँ पर हम पहले
कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जितने भी संबंध हमको प्राप्त हुए हैं तो उसको हम लोग जोड़े में करके लिखते हैं, जोड़े में करके उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 2, 1 का संबंध 2 के साथ है तो इसको मैं एक कोष्ठक में कर दूंगा, एक ब्रैकेट में कर दूंगा। हम इसको लिखेंगे 1, 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का 3 के साथ है, कॉमा लगाएंगे 2, 3, ठीक है। उसके बाद संबंध क्या है, 3 का संबंध 4 के साथ है तो हम लोग लिखेंगे 3, 4, ठीक। एंड देन अगला जो रिलेशन है 4 का रिलेशन 5 के साथ है तो उसको भी इसी तरह से हम लोग लिख देंगे 4 रिलेटेड टू 5। 5 का संबंध 4 का संबंध 5 के साथ है। तो ए और बी के बीच आर सच दैट ए टू बी, यहाँ पर ए और बी के बीच जो संबंध हमको प्राप्त हुआ इसी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से लिखा जाता है इसको, ठीक है। और लिखने की, संबंध को लिखने की ये जो विधि होती है इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है। संबंधों को प्रदर्शित करने की ये जो विधि होती है इसको बोला जाता है रोस्टर रूप। अब इन संबंधों को हम एक आसान भाषा में जब लिखते हैं, एक सिंपल तरीके से जब लिखते हैं तो वो अगला रूप क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाएगा, चलो हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं हम उनको x मान लेंगे और जितने भी सेट बी के एलिमेंट हैं हम उनको y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग संबंध को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलो अगला जो तरीका लिखने का है इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, r इक्वल टू x एंड y, एक्स वाई, आर रिलेटेड टू एक्स वाई, ठीक है। और इस तरह से लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इस संबंध को देखें, अगर इस रिलेशन को देखें तो हमको क्या मिल रहा है कि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। तो हम लोग को एक चीज़ नोटिस आप करेंगे यहाँ पर कि ये मान लो अगर ये वाला जो x वाला कॉलम है ये मान लेते हैं हम x वाला कॉलम है और ये वाला y वाला कॉलम है, ठीक है। तो x का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 को लेते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, मतलब x + 1 ये मिल रहा है ना कि x में जितना है उससे एक ज़्यादा से वो रिलेटेड है। जैसे x यहाँ पर किससे रिलेटेड है, 3 से, मतलब 2 3 से रिलेटेड है, मतलब 2 + 1, 3 + 1 4 से रिलेटेड है, 4 + 1 5 से रिलेटेड है। तो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो y का मान है, यहाँ पर y इक्वल टू मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, x + 1, y इक्वल टू x + 1। अगर x 1 है तो y क्या है, 2 है, x + 1 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक्स वाई सच दैट y टेंस टू x + 1, या फिर y बराबर x + 1, y बराबर क्या हो जाता है, x + 1। यहाँ पर जो y का मान है, इन दोनों में y का जो मान है x + 1, x से एक ज़्यादा है। उसके बाद हमको इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, x संबंधित है a से एंड y संबंधित है b से, ठीक है, y संबंधित है b से। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रूप होता है संबंधों को लिखने का, ये जो रूप होता है इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। इसको क्या लिखा जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा पहला जो रूप होता है उसको बोला जाता है रोस्टर विधि और इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये बेसिकली 2 तरीके होते हैं संबंध को लिखने के। और संबंध किसी भी संख्या में किसी भी तरह का संबंध हो सकता है। जैसे यहाँ पर x का संबंध y के साथ ये था कि ये जितना भी y है x से एक ज़्यादा है, y का जो मान है x से एक ज़्यादा हमको दिख रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह से कोई संबंध होता कि 2 का संबंध 4 के साथ होता और यहाँ पर कोई एलिमेंट 9 होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 3 का संबंध 9 के साथ हो जाता, तो हम लोग लिखते हैं कि x जो है, y जो है x का स्क्वायर है। तो उस तरह से उस संबंध को हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संबंध दिया गया है उस रूप से, उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x जो है, y जो है x से एक ज़्यादा हमको हमेशा मिल रहा है। तो उस संबंध को यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है कि r सच दैट a टू b एंड r का जो मान है, रिलेशन संबंध जो भी बन रहा है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करें तो यहाँ इस तरह से हम लोग इसको लिखने का
काम करेंगे। और एक चीज़ और है कि समुच्चय या फिर संबंध लिखने, जो लिखने का तरीका है, ये 2 तरीके होते हैं संबंध को लिखने के। और उसके बाद इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे किसी भी 2 संबंध में डोमेन क्या होते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि जिसको आप लोग बोलते हैं प्रांत। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, और उसके बाद एक आता है कि सहप्रांत क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर संबंध एक प्रदर्शित किया गया है, तो आपसे इसमें पूछ सकता है कि इसमें प्रांत क्या है, इस संबंध का प्रांत क्या है, इस संबंध का परिसर क्या है, या फिर सहप्रांत क्या है। तो वो चीज़ क्या होती है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो प्रांत, पहले बात आती है प्रांत की। प्रांत क्या होता है, ठीक है, किसी भी संबंध का प्रांत क्या होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन, ठीक है, डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे। जैसे डोमेन की बात आ रही है, तो हम लोग डोमेन में जो पहला समुच्चय है, डोमेन क्या होता है इसको देखते हैं। तो डोमेन, किसी भी संबंध का डोमेन जो होता है वो पहले समुच्चय के वे एलिमेंट, पहले समुच्चय के वे एलिमेंट जिनका कोई न कोई रिलेशन बी के साथ हो। जैसे यहाँ पर ए के कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका बी के साथ रिलेशन है, 1 2 3 4, 4 ऐसे एलिमेंट हैं ए के जो बी के साथ रिलेटेड है। तो डोमेन की जब बात हम लोग करेंगे तो डोमेन में कितने आएंगे, 1 2 3 4, केवल वही डोमेन में काउंट किए जाएंगे जिनका कोई न कोई रिलेशन बी के साथ हो। तो डोमेन की जब बात आ जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या बनेगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस रिलेशन का जो डोमेन हमारा होगा 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि यही 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोई न कोई रिलेशन बी के साथ है। अब बात आती है कि कोडोमेन क्या होता है या फिर सहप्रांत क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक चीज़ है जो आमतौर पे कोई नहीं बताता। इन चीज़ों को स्किप करके डायरेक्ट आपको सिलेबस पे जाता है, लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो जीरो से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसे रट लेना ही काफ़ी नहीं होता है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो क्या हैं, कैसे उनका निर्माण हो रहा है, सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो, सहप्रांत की बारी है। सहप्रांत क्या होते हैं, देखो सहप्रांत भी सभी एलिमेंट होते हैं, इसको बोला जाता है कोडोमेन। इसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन। इसका नाम होता है कोडोमेन। तो देखो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब इसमें रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता है, बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब के सब कोडोमेन कहलाते हैं। जैसे बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा गलती मत करना आप कि केवल उन्हीं को काउंट करो जो केवल जिनका रिलेशन, ऐसा नहीं होगा। कोडोमेन की जब बात आएगी तो बी के सारे एलिमेंट उसमें काउंट कर लिए जाते हैं। तो कोडोमेन में कौन कौन आ जाएगा, सब के सब बी के, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी के सभी काउंटिंग में आ जाएंगे, कोडोमेन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद जब बारी आती है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो होता है परिसर, रेंज। रेंज जो होता है, रेंज निकालना हो या फिर रेंज क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ हमसे पूछती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो वो इंटर पास होने के बाद उनको पता चलता है कि रेंज क्या होता है, प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ क्लियरिटी नहीं रहेगी और चीज़ें गायब होती चली जाती हैं। तो समझना ज़रूरी है, इसलिए हम एक एक चीज़ों को यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रांत क्या होता है आपने समझ लिया कि ए के सभी एलिमेंट जिनका कोई न कोई रिलेशन हो वो प्रांत कहलाते हैं। कोडोमेन क्या होता है, बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद परिसर क्या होता है, सबसे जरूरी परिसर। परिसर क्या कहलाते हैं, या फिर इसको बोला जाता है रेंज। परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होता है, चलो रेंज की बात आती है। तो रेंज वे सभी बी के वे सभी एलिमेंट जिनका ए के साथ रिलेशन है, बी के वे सभी एलिमेंट जिनका ए के साथ रिलेशन है, वे सभी रेंज के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। जैसे बी के वे कितने एलिमेंट हैं जिनका रिलेशन है, हम लोग देख पा रहे हैं 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 5, मतलब कुल 5 ऐसे एलिमेंट हैं बी के पास जिनका ए के साथ रिलेशन है। तो वही जो रिलेशन टू ए हैं वही सब क्या हो जाएंगे, रेंज के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। तो हमारी रेंज क्या कहलाएगी, यहाँ पर रेंज हमारी हो जाएगी 1 2 3
4 5। ठीक है, यही वो 5 एलिमेंट हैं जिनका ए के साथ रिलेशन है, तो यही पांचों क्या कहलाएंगे, हमारे रेंज के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो का मतलब यही होता है कि जो बी के एलिमेंट हैं, बी के वे सभी एलिमेंट जिनका रिलेशन ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ हो, वे सब रेंज के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो रेंज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो जैसे बी के यहाँ पर 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मैंने टिक किया हुआ है, इनका संबंध ए के साथ है, तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये पूरी टॉपिक जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आप अच्छे से समझे होंगे। हालांकि बेसिक में और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, इनके प्रयोग क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो